हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो शायद यहाँ से है। न्यूक्लियर डिके था ना। न्यूक्लियर डिके था ना आज का टॉपिक। हेलो। यस सर। न्यूक्लियर डिके हमारा आज का टॉपिक था और यही स्टार्ट करने लगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर डिके। सबसे पहले रेडियो एक्टिव डिके इज ए रैंडम प्रोसेस। रेडियो एक्टिव डीके हमारे पास क्या है, एक रैंडम प्रोसेस है। मैंने आपको रेडियो एक्टिव डीके के बारे में बता दिया काफी तफसीलन कि हमारे पास ऐसे न्यूक्लियाई या ऐसे न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल हों तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जब जाते हैं तो उस वक्त वो क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस। तो जो वो रेडिएशन इमिट करते हैं उस रेडिएशन के इमिशन को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट रेडिएशन इमिट करता है उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। गुड हो गया। या न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। इसी के साथ रेडियो एक्टिव डीके भी हमारे पास वही सेम टू सेम वही वाली बात हो रही है। सिर्फ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये रैंडम प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस। हमारे पास रैंडम मोशन हमने 9th में शायद पढ़ा था। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन कौन सी होती है? जिसकी जो आगे रास्ते की जो डायरेक्शन है उसका कोई पता नहीं होता है कि अब इसने कहाँ जाना है, कोई पता नहीं है। इसका कोई खास पाथ नहीं होता है, कोई खास रूट नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है अगले लम्हे में। तो उसे हम कहते हैं रैंडम, आजादाना, कोई पता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास किसी भी कुरंदाजी होती है और कुरंदाजी में सारे नामों को इकट्ठा मिक्स करके पर्चियां डाल दी जाती है और उसमें कोई भी एक उठा लेते हैं पर्ची, तो जो नाम आता है वो रैंडम नाम आता है। ऐसे नहीं आता कि लिस्ट बनी होती है बाकायदा, बल्कि रैंडम नाम आता है। ऐसी बात है ना। यस। इसी तरह ये भी रैंडम न्यूक्लियर डिके होता है। न्यूक्लियर डिके होता है लेकिन होता रैंडम है, कोई पता नहीं होता कब होना है, किसने होना है, ये कोई पता नहीं होता। देखिए जी, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। पहली बात ये कि ये इम्पॉसिबल है कि इसको प्रिडिक्ट किया जाए कि इस एग्जैक्ट टाइम के ऊपर रेडियो एक्टिव डिके होना है इस एटम का। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है कि किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का पता लगाया जाए कि ये कब डीके होगा। व्हेन एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई विल डीके, कि कब एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई डीके करेगा इसका कोई पता नहीं चलता। ये इम्पॉसिबल है इसका पता लगा पाना। इसी के साथ इन न्यूक्लियस में डीके इमीडिएटली। कोई भी न्यूक्लियस जो है वो हो सकता है कि अभी अभी डीके हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वो कई सालों तक उसमें कोई चेंज ही ना आए, वो डीके भी ना हो कई सालों तक। क्लियर है बात? यस। ये सिंगल न्यूक्लियस की बात की जा रही है, एक सिंगल न्यूक्लियस की। ओवरऑल एलिमेंट की बात नहीं की जा रही, ओवरऑल किसी भी हम कह लें कि ज्यादा न्यूक्लियस की बात नहीं की जा रही, ज्यादा तादाद में न्यूक्लियस की बात की नहीं की जा रही, बल्कि एक न्यूक्लियस की बात की जा रही है कि एक न्यूक्लियस जो होता है वो अचानक अभी अभी भी डिके हो सकता है फौरन, और ये भी हो सकता है कि कई सालों तक पड़ा रहे और डिके ना हो, कई सालों बाद जाकर डिके हो। क्लियर है बात? जी। यस। गुड हो गया। इसी के साथ डीके इज नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। डीके जो हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, कुदरती तौर पर इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। रीजन फॉर न्यूक्लियर डीके, रीजन क्या देंगे जी? सबसे पहले रीजन देखें, न्यूक्लियर डीके अकर बिकॉज द न्यूक्लियस सीक टू मोर स्टेबल स्टेट। न्यूक्लियर डीके क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है ये मोर स्टेबल स्टेट की तरफ जाना चाहता है, लिहाजा वो क्या कर देता है, वो डिके कर देता है, वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को इमिट कर देता है ताकि वो क्या हो, स्टेबल हो जाए, ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। पहला रीजन तो ये हो गया। इसी के साथ इंस्टेबिलिटी विद इन द न्यूक्लियस लीड्स टू स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। और ये इंस्टेबिलिटी जो होती है ये क्या करती है, इस न्यूक्लियस को लीड करती है स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, के वो क्या करे, लगातार इमिशन करे किसकी, रेडिएशन की। इसी के साथ दिस प्रोसेस इज इनहेरेंट टू द न्यूक्लियस इटसेल्फ। ये जो है हमारे पास ये एक ऐसा प्रोसेस है जो न्यूक्लियस को खुद को भी पता नहीं होता है कि मैंने कब डीके होना है, बल्कि ये जो है ना ये क्या है, इनहेरेंट है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास है रेंडमनेस ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। कोई भी रेडियो एक्टिव डीके है वो रेंडम कब होता है, रेंडम कैसे होता है, इसको पढ़े जरा। ईच डीके इवेंट
इवन इवेंट इज, जो हमारे पास हर एक न्यूक्लियस जब डीके होता है तो उस वक्त वो इवेंट जो होता है वो एक तो स्पॉन्टेनियस होता है, जो डीके होगा स्पॉन्टेनियस होगा, दूसरी बात इंडिपेंडेंट होगा, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। आप टेम्परेचर बढ़ा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप प्रेशर बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो अपने टाइम पे डिके करेगा, जब उसका मूड बनेगा वो डिके करेगा, कोई पता नहीं है उसने कब डिके करना है। आप उल्टे भी हो जाओ उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रैंडम होगा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है डिके, वो कर सकता है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियाई है, ये रेडिएशन जो इमिट करेगा हो सकता है ये इस डायरेक्शन में इमिट करे, हो सकता है इस डायरेक्शन में इमिट करे, हो सकता है इस डायरेक्शन में इमिट करे, कोई पता नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में इमिट कर देगा। अनप्रिडिक्टेबल है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से। क्लियर है बात? yes, ओके हो गया। उसके बाद है नो टू न्यूक्लियाई डिके एट द सेम प्रिडिक्टेबल टाइम। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो न्यूक्लियाई हो और सेम टाइम पे क्या करें, डिके करें, और वो भी प्रिडिक्टेबल टाइम पे कि जो हमने टाइम प्रिडिक्ट किया था उसके मुताबिक, ऐसा नहीं होता। इसी के साथ रैंडमनेस कॉजेज वेरिएशन इन अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन लेवल्स। रैंडमनेस जो होता है ये क्या करता है, काजेस वेरिएशन, ये वेरिएशन काज करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास, मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास क्या है, एक मटेरियल है और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के देखें ये एटम मौजूद है, न्यूक्लियाई मौजूद है, पड़े हुए हैं। तो किसी न्यूक्लियाई की कौन सा टाइम होता है रेडिएशन इमिट करने का, किसी का कौन सा, और जो इमिट करते हैं तो किसी की ये डायरेक्शन होती है इमिट करने की, किसी की कोई और डायरेक्शन होती है इमिट करने की, इधर इमिट कर रहा है कोई इधर इमिट कर रहा है, कोई तरतीब नहीं है जी, हर कोई अपनी एक डायरेक्शन इमिट करता है। मींस कि वो आजाद है इमिट करने के लिए, उनका कोई पता नहीं होता कि वो कहाँ इमिट करते हैं, ये अनप्रिडिक्टेबल है। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं काउंट रेट। क्या कहते हैं? count rate, काउंट रेट। काउंट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डिके डिटेक्टेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड काउंट रेट। कि किसी भी यूनिट टाइम में, किसी भी यूनिट टाइम में नंबर ऑफ डिके जो डिटेक्ट किए जाते हैं उसे हम कहते हैं काउंट रेट। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक घंटे में मैंने जो डिटेक्ट किए हैं तो मैंने कम से कम 20 डिके डिटेक्ट किए हैं, मतलब 20 न्यूक्लियाई जो है वो डिके हो चुके हैं। कितने टाइम में? एक घंटे में। तो एक घंटे में 20 न्यूक्लियाई क्या हुए, डिटेक्ट हुए। तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ डिटेक्टेड डीके, तो ये हो गया 20 ओवर 1 आवर। एक घंटे में 20 न्यूक्लियाई, और ये क्या कहलाता है, काउंट रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? count rate, काउंट रेट कहलाता है कि 20 न्यूक्लियाई डिके किए, 20 न्यूक्लियाई ने कितने टाइम में? एक घंटे में। तो ये काउंट रेट कहलाता है। मैयर ऑफ काउंट रेट, काउंट रेट को कैसे मैयर किया जाता है, उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। जायगर या जायजर भी कहते हैं, जायगर भी कहते हैं, जो आपको मर्जी, या गीगर भी कहते हैं, गीगर, गीगर मुलर काउंटर भी इसे कहते हैं। तो गीगर मोलर काउंटर वैसे ज्यादा पॉपुलर यही है मेरे ख्याल से, गीगर मोलर काउंटर ये हो गया। और इस तरह अदर रेडिएशन डिटेक्टर, और भी रेडिएशन डिटेक्टर मौजूद हैं, उनके जरिए क्या किया जाता है, काउंट रेट जो है ये मतलब काउंट किया जाता है टाइम के साथ साथ कि कितनी रेडिएशन जो है वो इमिट हो चुकी है या कितने नंबर ऑफ डिकेज हो चुके हैं। इवन अंडर कांस्टेंट कंडीशन, इवन अंडर कांस्टेंट कंडीशन मतलब कांस्टेंट कंडीशन से मुराद हमारे पास क्या है कि कंडीशन जो है वो हो सकता है कि टेम्परेचर, प्रेशर, इनको आप कांस्टेंट रखते हुए कर सकते हैं। वैसे कांस्टेंट ना भी रखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डीके अपने टाइम पे होगा जो होना होगा। काउंट रेट वेरीज विद टाइम, काउंट रेट क्या होता है, टाइम से वेरी करता है, बस सिर्फ टाइम गुजरता जाए, टाइम के साथ साथ काउंट रेट जो है मुख्तलिफ आता जाएगा। कभी काउंट रेट ज्यादा, कभी काउंट रेट कम, कभी काउंट रेट बहुत ज्यादा, कभी काउंट रेट बिल्कुल जीरो। तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो रेंडम होता है, इस वजह से उसका कोई पता नहीं होता कि कब वो कैसे डिके करता है और कितना डिके करता है, ये किसी को कोई पता नहीं है। दीज वेरिएशन आर कॉल्ड काउंट रेट फ्लक्चुएशन। और ये जो पहले घंटे में, मिसाल के तौर पे काउंट रेट जो है वो कितनी थी पहले घंटे में, 30। दूसरे घंटे में जब देखा तो काउंट रेट कितनी हो गई थी, 5000। अब ये भी एक घंटा है, ये भी एक घंटा है, लेकिन ये कि यहाँ पर 30 डिके हुए और वहां पर 5000 डिके हुए, तो इसका मतलब कोई पता नहीं होता, तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है। क्लियर है बात? yes, हाँ, काउंट रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, इसका कोई पता नहीं चलता है कि कब इसने कितना होना है, इसकी कोई मखसूस टाइम नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, आगे जो है ना इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हाफ लाइफ पे हम डिस्कस करते हैं मजबूरन, क्योंकि हमें
स्पेसिफिक सिंगल टाइम का पता नहीं चलता है कि इस टाइम पे कितने डीके होने हैं। क्यों? क्योंकि कभी कितने हो जाते हैं, कभी कितने हो जाते हैं, कोई पता नहीं चलता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हुए, कॉज ऑफ काउंट रेट फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन क्यों होती है काउंट रेट में? फ्लक्चुएशन अकर बिकॉज ईच डीके इवेंट इज इंडिपेंडेंट। पहली बात ये कि फ्लक्चुएशन इस वजह से होती है कि हर डीके, हर एक न्यूक्लियस जो डीके होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, कोई पता नहीं होता है वो कब करेगा, कैसे करेगा, वो इंडिपेंडेंट है। इसी के साथ डीके हैपन रेंडमली, और वो असाधारण तरीके से डीके होती है और स्पॉन्टेनियसली होती है, खुद ब खुद होती है। एक्सटर्नल कंडीशन डू नॉट इफेक्ट द डीके प्रोसेस। एक्सटर्नल कंडीशन मैंने पहले बता दिया कि टेम्परेचर जितना भी वेरी करो, प्रेशर जितना भी आप ज्यादा बढ़ा दो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, वो डीके अपने टाइम पे होगा, आपके टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ाने से नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए हमारे पास है स्पॉन्टिनिटी ऑफ न्यूक्लियर डीके। वही वाली पुरानी बात है, बार बार यहाँ पर रिपीट हो रही है कि स्पॉन्टिनिटी ऑफ न्यूक्लियर डीके से मुराद क्या है कि न्यूक्लियर डीके जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा, जैसा कि ईच मॉलिक्यूल, ईच न्यूक्लियस हैज ए सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ डीकेइंग एट एनी मोमेंट। हर एक न्यूक्लियाई की खास प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास एक एग्जैक्ट नहीं होती। प्रोबेबिलिटी से मुराद ये है कि हम कह सकते हैं कि वो गैर यकीनी बात होती है, हो सकता है, हो सकता है, इम्कानात है। वो इम्कानात जो होते हैं वो हर एक न्यूक्लियस के एक जैसे होते हैं, कोई पता नहीं चलता है कब कौन सा होना है, किसी को कोई पता नहीं है। एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिके ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। कोई एग्जैक्ट टाइम जो है सिंगल न्यूक्लियस का प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। दिस अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर इज कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी। इस अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर को स्पॉन्टेनिटी कहा जाता है। स्पॉन्टेनिटी किसे कहते हैं? स्पॉन्टेनिटी हम कहते हैं कि जब कोई भी न्यूक्लियस जिसका कुछ पता ना हो कि कब इसने क्या होना है, डिके होना है, तो ये समझ लो कि ये क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि इसने अभी डीके होना है, कल डीके होना है, परसों डीके होना है, कोई पता नहीं है कि कब डीके होना है। तो ये क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनिटी कहलाता है। गुड, माशाल्लाह। प्रिडिक्टेबिलिटी इन लार्ज नंबर। अब प्रिडिक्टेबिलिटी जो है ना वो लार्ज नंबर में कैसे होगी? इंडिविजुअल डीके और रैंडम। पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि एक न्यूक्लियस को अगर आपने चेक करना हो कि ये कब डीके होगा तो वो रैंडम है, उसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई शो प्रिडिक्टेबल एवरेज बिहेवियर। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई को इकट्ठा देखते हैं ना, तो उस वक्त फिर हमें कुछ ना कुछ एवरेज बिहेवियर मिलता है, कुछ ना कुछ अच्छी प्रोग्रेस मिल जाती है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक एलिमेंट है, ये जो है ना इतनी मिकदार में मौजूद है हमारे पास, और ये सारों को हमने देखना है, ओवरऑल देखना है, किसी एक न्यूक्लियाई को नहीं देखना, बल्कि न्यूक्लियस को नहीं देखना, बल्कि ओवरऑल देखना है। तो उस वक्त जो है हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना हमारे पास 3 साल बाद ये इतना डीके हो गया, 3 साल बाद इतना डीके हो गया, 6 साल बाद इतना डीके हो गया। तो ये हम ओवरऑल देख सकते हैं, लेकिन किसी एक न्यूक्लियस को पकड़ कर नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि किसी एक न्यूक्लियस का कोई पता नहीं चलता है कि वो कब डीके होगा। शायद हो सकता है कि वो एंड पे डीके हो, शायद हो सकता है कि वो पहले पहले डीके हो जाए, कोई पता नहीं है। तो लिहाजा हम कहते हैं कि भाई जब हम लार्ज नंबर पे उसको देखते हैं तो फिर हम किसी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। दिस बिहेवियर इज डिस्क्राइब बाय हाफ लाइफ। और इसी वजह से हम हाफ लाइफ को पढ़ते हैं कि हाफ लाइफ में हम ये समझ पाते हैं कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिके होने में मतलब कितना टाइम लगता है। तो उसके लिए हम हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि ओवरऑल तो पता नहीं चलता है कि कोई भी न्यूक्लियाई जो है या कोई भी एलिमेंट जो है वो ओवरऑल कब डीके होगा। एक एलिमेंट है, ये मिसाल के तौर पर, ये ओवरऑल कब डीके होगा इसका कोई पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, हाफ लाइफ के जरिए उसके आधे का पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि डीके भी हमारे पास जो होता है ना, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल होता है। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है कि पहले अगर एक साल में 20 डीके हुए हैं तो अगले टाइम में वही एक साल गुजरेगा लेकिन 20 डीके नहीं होंगे, अब की बार 10 डीके होंगे। क्या होंगे? 10 टिके होंगे। हाँ, तो मतलब ये क्या एक्सपोनेंशियल है। ये मतलब इसकी डीके रेट जो है वो बहुत कम होता जाता है, मतलब डीके की वैल्यू कम होती जाती है टाइम के साथ साथ। तो इसे हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ओवर लार्ज टाइम इंटरवल, बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद काउंट रेट बिकम मोर स्टेबल। काउंट रेट जो होता है वो और भी ज्यादा स्टेबल होने लगता है, मींस के कम होने लगता है। आगे बढ़ते हमारे पास है हाफ लाइफ, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है जी। तो हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ जो है एक
प्रॉपर्टी है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन। और सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, बार बार बता रहा हूं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन है, कि एक्सटर्नल कंडीशन आप टेम्परेचर को और प्रेशर को चाहे बढ़ाओ चाहे कम करो, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद हाफ लाइफ की डेफिनेशन आती है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन ए गिवन सैंपल टू डिके इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ दैट एलिमेंट। अब देखिए हाफ लाइफ से क्या मुराद है, हमारे पास एक सैंपल है, सैंपल से मुराद जिसको चेक करना है हमने, हमारे पास एक सैंपल है, सैंपल से मुराद जिसको हमने चेक करना है, ये हमारे पास सैंपल है। इस सैंपल को हमने देखना है कि ये जो है इसकी हाफ लाइफ कितनी है। तो उसके लिए क्या है, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, कितने न्यूक्लियाई पाई जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे इसके अंदर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं 1000 न्यूक्लियाई, मिसाल के तौर पर अब 1000 न्यूक्लियाई इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जब हमारे पास 1000 में से 500 न्यूक्लियाई रह जाएंगे और 500 न्यूक्लियाई डिके कर जाएंगे, तो अब देखिए आधे डिके कर गए आधे रह गए, तो हम कहेंगे इसका हाफ लाइफ अब गुजर चुका है, हाफ लाइफ अब गुजर चुका है। गुड गुजर चुका है। क्यों, क्योंकि अब हाफ लाइफ क्यों हम कहेंगे, क्योंकि इसके टोटल थे 1000 न्यूक्लियाई, में से 500 डिके कर गए, हमने टाइम नोट कर लिया। इस मिसाल के तौर पे हमारे पास आज के दिन पे 1000 था, जब हमने कल देखा तो 500 डिके थे। 24 घंटे हाफ लाइफ हो गई। गुड हो गया माशाल्लाह। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है, एग्जांपल के तौर पे आपको कहा गया हाफ लाइफ कंसीडर 100 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है हमारे पास, और टाइम हमारे पास है 0। जब हमारे पास टाइम 0 था उस वक्त 100 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई थी। आफ्टर वन हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ गुजरने के बाद, अब पहली हाफ लाइफ से मुराद ये है कि हाफ लाइफ का मैं जाहिर करता हूं 1 डिवाइडेड बाय 2, T1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ गुजरने के बाद क्या हुआ, 50 न्यूक्लियाई डिके, 50 न्यूक्लियाई रिमेन। तो 50 न्यूक्लियाई क्या कर गए, डिके कर गए, और 50 जो है वो बच गए। 50 क्या हो गए, बच गए। आफ्टर सक्सेसिव हाफ लाइफ, अब उसके बाद अगर सेकंड हाफ लाइफ गुजरेगी, मतलब 1 बाय, चलो मैं इसको 2 लिख देता हूँ, इसके साथ 2 लिख देता हूँ, इसके साथ यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास पहली थी ये वाली हाफ लाइफ, अब ये सेकंड हाफ लाइफ है। तो सेकंड हाफ लाइफ में हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 का भी आधा रह जाएगा, क्योंकि अभी ये टोटल ये है ना, अब इसका भी आधा क्या रह जाएगा, 25। फिर तीसरी जो हाफ लाइफ गुजरेगी उसमें क्या होगा, 25 का भी आधा रह जाएगा, मीन्स के कितना, 12.5। और इस तरह उसका भी आधा, उसका भी आधा। ऐसे नहीं होगा कि पहली हाफ लाइफ गुजरी 50 रह गए, दूसरी हाफ लाइफ में 0 हो गए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरी हाफ लाइफ में इसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर आगे का आधा, फिर आधे का आधा। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम ले जाता है, इसीलिए तो हम इसको कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल वे में क्या करता है, डिके होता है। क्लियर है बात, जी यस सर। अब उसके बाद विजुअलाइजेशन ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कैसे विजुअलाइज किया जाता है इसको, तो उसके लिए आपको जो है ना ग्राफ को मेरे ख्याल से हाफ लाइफ का दिखाया गया होगा, हाफ लाइफ का ग्राफ आपको नजर आ रहा है। जी, डिके ऑफ कोबाल्ट 60। हाँ, डीके ऑफ कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 है, उसको लिया गया है जो कि 10 ग्राम का है। और कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा, टाइम के गुजरते गुजरते हमारे पास यहाँ पर एक साइड पे क्या लिया हुआ है, हाफ लाइव्स लिए हुए हैं, हाफ लाइव्स, और एक साइड पे क्या लिया हुआ है जी, कोबाल्ट 60 लिया हुआ है, रिमेनिंग कोबाल्ट 60। रिमेनिंग कोबाल्ट 60 CO। अब कोबाल्ट 60 जो है वो पहले बहुत ज्यादा था, मतलब मैक्सिमम पे था, पीक पे था। उसके बाद जो है पहली हाफ लाइफ गुजरी, पहली हाफ लाइफ के गुजरते ही, पहली हाफ लाइफ T1/2 गुजरते ही ये जो टोटल था इसका क्या रह गया, आधा रह गया। क्या रह गया, हाफ आधा, हाफ रह गया। मींस के 5 ग्राम क्या रह गया, कोबाल्ट 60 रह गया। जो पहले टोटल था
वो अब 5 ग्राम रह गया, मींस के 5 ग्राम डिके कर गया। 5 ग्राम क्या कर गया? डिके कर गया। अब अगली हाफ लाइफ में फिर क्या होता है, इसका भी आधा रह जाता है, मींस के 2.5 ग्राम रह जाता है, 2. 5 ग्राम। और अगली हाफ लाइफ के बाद, मतलब तीसरी हाफ लाइफ के बाद, ये मजीद भी थोड़ा रह जाता है, आधा रह जाता है। और वो आधा कितना? 1.25 ग्राम। 1.25 ग्राम। तो ये इसकी विजुअलाइजेशन है। इसमें क्या होता है, अगर डॉटेड लाइन से इसको शो किया जाए तो हमारे पास पहला जो सबसे स्टार्टिंग में था, तो उस वक्त टाइम है, समझ लेके यहाँ पर टाइम 0 था, ये 0 था। और उसके बाद जब दूसरे हाफ लाइफ में हमने, जब पहली हाफ लाइफ में हमने देखा कि पहले हाफ लाइफ गुजर चुकी, तो अब टाइम देखा तो टाइम हमारे पास T1/2 आधे जिंदगी गुजर गई। और हमारे पास जो कंसंट्रेशन रह गई है, वो कंसंट्रेशन देखे इतनी रह गई है हमारे पास, क्या? आधी रह गई है। ये पूरी थी, यहां से यहां तक देखें, ये पूरी थी, और उसका भी आधा रह चुका है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था? मजीद उसका क्या रह गया? आधा रह गया। देखे, पूरा था, ये पूरे हमारे पास नंबर ऑफ कोबाल्ट, हमारे पास क्या थी? मिकदार थी कोबाल्ट 60 की, और वो आधी रह गई। क्यों? क्योंकि अब मजीद उसकी हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ गुजर चुकी है, जिसे हम 2T1/2 कह देंगे। और फिर 3T1/2 कह देते हैं। हमारे पास तीसरी हाफ लाइफ जब गुजरी, तो उसका भी आधा रह गया। फिर मजीद आगे गुजरेगी तो उसका भी आधा रह जाएगा, और टाइम हमारे पास फिर हाफ लाइफ गुजर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपोनेंशियल है, पहली बात तो ये। अब यहाँ पर इसी बातों को कुछ लिखा हुआ है, देखिए जी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीज बाय हाफ लाइफ, ईच हाफ लाइफ डिके फॉलो एक्सपोनेंशियल पैटर्न। हर हाफ लाइफ जो है वो एक्सपोनेंशियल पैटर्न को क्या करता है? शो करता है। मींस के वो आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, मतलब वो मजीद लंबा होता चला जा रहा है। यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग रेडियो एक्टिव बिहेवियर ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ इसमें अगर हम देखें तो हमें जो है ना नजर आ रहा है कि रेडियो एक्टिव डिके कैसे हो रहा है, या उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये ग्राफ के बारे से बात की जा रही है, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एग्जांपल दी हुई है जी कोबाल्ट 60 की, जिसमें कहा गया है कि हाफ लाइफ जो है, इस कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ होती है 5.27 ईयर। 5.27, ईयर्स। हाँ, ये कोबाल्ट 60 की क्या है? हाफ लाइफ है। अब इस हाफ लाइफ, मतलब इतने टाइम गुजरने के बाद कोबाल्ट 60 जितना भी था, उसका आधा रह जाएगा, मतलब इतना। फिर इतना टाइम गुजरेगा, 5.27 ईयर, फिर इसका भी आधा रह जाएगा, थोड़ा सा। फिर 5.27 ईयर गुजरेंगे, उसका भी आधा रह जाएगा, और वो थोड़ा सा बच जाएगा। कहने का मतलब ये कि आपको अगर हाफ लाइफ मतलब उसकी मालूम करनी है, या डीके रेट मालूम करना है, तो उसके लिए आपको हाफ लाइफ सबसे पहले मालूम होनी चाहिए, किसी भी उसकी एलिमेंट की। उसके बाद है वाइडली यूज इन मेडिकल। मेडिकल में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो खैर हमने ज्यादा इस्तेमाल वगैरह इसके नहीं पढ़ने। आगे बढ़ते हुए हमारे पास है ड्यूरेशन ऑफ डीके। ड्यूरेशन ऑफ, डिके। गुड हो गया, ड्यूरेशन ऑफ डीके। अब ये वही बात है, कोई इतना नहीं है, बस सिर्फ उस नाम को ऐसे किया हुआ है, चेंज किया थोड़ा। आफ्टर एवरी हाफ लाइफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बिकम हाफ। हर हाफ लाइफ के बाद जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, उसका आधा रह जाता है। मींस कि हमारे पास, लेट सपोज कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो टोटल थे, वो टोटल हमारे पास थे N0। क्या थे? एन नॉट। N0 टोटल थे। तो अब देखिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो रह जाएंगे, वो N0 का आधा रह जाएंगे। ऐसी बात है ना? यस। कब? जब हमारे पास पहली हाफ लाइफ गुजरेगी, मींस के T1/2 गुजरेगा, तो ऐसी बात है। यस। फिर उसके बाद अब मजीद T/2 जब गुजरेगा, मींस के मजीद दूसरी हाफ लाइफ गुजरेगी, तो उस वक्त यही N जो हमारे पास रह गए हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वो कितने हो जाएंगे? वो उस N0 का भी, N0/2 जो था ना, N0/2, उसका भी आधा रह जाएंगे। मींस कि हम कह सकते हैं N0/4, N0/4। 4। फिर उसके बाद मजीद हाफ लाइफ गुजरेगी, तो N0/8 ऐसे हो जाएगा ना। यस। फिर उसके बाद N0/16 ऐसे हो जाएगा, 8×2 = 16। तो यही बात यहां पर की जा रही है। उसके बाद अब कहा जा रहा है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट,
कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑल न्यूक्लियाई टेक्स इनफाइनाइट टाइम। अब डिसइंटीग्रेशन किसे कहते हैं? डिसइंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियस का डीके कर जाना डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। न्यूक्लियस का डीके कर जाना क्या कहलाता है? Disintegration. डिसइंटीग्रेशन कर जाता है। आवाज नहीं आ रही। तो ये वो सैंपल मौजूद है सर आपकी और आवाज वो क्लियर नहीं आ कंप्लीटली रही। डिसइंटीग्रेट हो जाए, मतलब आवाज कंप्लीटली नहीं आ रही। डीके हो जाए इनफाइनाइट। जी जी अब आ रही है आवाज। शो हो रही। प्रॉपर नहीं आ रही। कट रही है आवाज। आपके लिए ये अब बताएं जी, अब बताएं, अब बताएं। आ रही ठीक है है। अब। गुड हो गया। तो ये असल में मुझे वो जो है ना सिग्नल्स ये कह रहे थे कि आप जरा जगह से उठ जाएं और गर्म बिस्तर से बाहर निकलें। तो जी मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि डिसइंटीग्रेशन से मुराद क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो क्या हो जाते हैं, डीके कर जाते हैं। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेट सपोज हमारे पास कोई भी एक है सैंपल है, और वो सैंपल के अंदर जितने भी न्यूक्लियाई मौजूद हैं वो सारे के सारे कब डिके करेंगे? तो जाहिर सी बात है, आपको तो हाफ लाइफ का पता है। तो हाफ लाइफ जब आप गुजरती है तो आधे डिके कर जाते हैं, फिर हाफ लाइफ गुजरती है तो उसके भी आधे डिके करते हैं, फिर हाफ लाइफ गुजरती है उसके भी आधे डिके करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इनफाइनाइट टाइम लगेगा इसको टोटल डिके होने में। क्लियर है बात? यस। गुड हो गया। इसके बाद हमारे पास है रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके नेवर ट्रूली रीच जीरो। अब अगर देखा जाए बेहतर तरीके से, तो रेडियो एक्टिव डीके कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाए, उसकी डीके खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता है, या बहुत ही ज्यादा कम होता है, जो कि मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है, या अगर पॉसिबल भी है तो जो है ना रेयरली। तो हम कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके जो है वो मोस्टली जीरो तक नहीं पहुंचता है, नेवर ट्रूली रीचेज जीरो। ट्रूली जो है वो जीरो तक नहीं पहुंचता है। रेट लो लॉ ऑफ न्यूक्लियर डिके। रेट लॉ ऑफ न्यूक्लियर डिके, न्यूक्लियर डिके का एक रेट लॉ होता है, इस रेट लॉ को पढ़े जी। रेट लॉ ऑफ न्यूक्लियर डिके फॉलो ए स्पेसिफिक लॉ। जो हमारे पास रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है कि कितना रेडिएशन इमिट होनी है, कितने डिकेज होने हैं, कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होंगे, उसके लिए वो किस चीज को फॉलो करता है? रेट लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? रेट लागू। रेट लॉ को। उसकी स्टेटमेंट क्या है? द रेट एट विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। टाइम। मिसाल के तौर पे रेट ला दे के किस चीज को जो है ना वो कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको बताया जा रहा है कि रेडियो एक्टिव डीके जो है ये क्या कहता है, ये एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिव डीके होगा डेल एन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के। ऐसी बात है ना? यस। और इसी के साथ हमारे पास जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो डिके होनी है, डिके रेट हम कह लें, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टाइम के। किसके? टाइम के। टाइम के। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि अगर मैं दोनों इक्वेशनों को, क्योंकि दोनों इक्वेशनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो मैं इनको आपस में मर्ज कर लेता हूं। तो हमारे पास इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंबाइन कर लें, तो हमारे पास जो आएगी कंबाइंड इक्वेशन वो ये आएगी कि डेल एन इज प्रोपोर्शनल टू एन इंटू डेल टी। ऐसे लिख सकता हूं। यस। और अगर डेल टी जो है ये डिवाइड में उधर चला जाए तो हमारे पास रिलेशन कुछ यूं नहीं आ जाएगा। यस ऐसा ही आएगा। और इसमें जो ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये हमारे पास किस बात को शो कर रहा है?
ये हमारे पास शो कर रहा है डिक्रीजिंग नंबर ऑफ एटम्स या डिक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ, न्यूक्लियर ये देखें यहाँ पर ये नेगेटिव साइन इंडिकेट डिक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में डिक्रीज कौन शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ऐसी बात है ना। यस जी सर। तो ये डेल टी इज इक्वल टू, और यहाँ पर कांस्टेंट माइनस और कांस्टेंट लगा दिया लेमडा, क्या लगा दिया, लेमडा। और लेमडा जो है हमारे पास क्या है, डीके कांस्टेंट है, लेमडा क्या है, डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट है लेमडा। अब यहाँ पर ये बताया भी गया है लेमडा हमारे पास क्या है, डीके कांस्टेंट है। इंट्रोड्यूसिंग डीके कांस्टेंट लेमडा, जो कि हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया। लेमडा इज कांस्टेंट फॉर ईच रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ये अलग अलग डीके कांस्टेंट होता है। इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम को इंडिकेट करता है। मतलब प्रोबेबिलिटी, फिर भी ये मतलब एग्जैक्ट नहीं बताता बल्कि प्रोबेबिलिटी बताता है उसकी। आगे बढ़ते हुए डीके कांस्टेंट क्या होता है जी, डीके कांस्टेंट की वैल्यू हमने उसी फार्मूले से निकालनी है। ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर हमने क्या करना है, अमेंडमेंट करनी है, लेमडा को वहीं पे रहने देना है, एन को उधर लेके जाना है। तो हमारे पास हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू, माइनस भी उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस आ गया, डेल एन डिवाइडेड बाय डेल टी, और साथ में क्या आ जाएगा, ये वाला एन आ जाएगा, जो कि यहाँ पर इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1/n और डेल एन ओवर डेल टी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। 1/n हमने सेपरेट कर लिया है, तो ये हमारे पास वैसे का वैसे यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर है ना माइनस को बस सिर्फ स्किप कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हम अब उस कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं कि जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ एटम डिक्रीज होते हो, क्योंकि वो सिर्फ नंबर ऑफ एटम के डिक्रीज होने का सिर्फ बता रहा है, बाकी उसका नेगेटिव काम का, नेगेटिव साइन का कोई मकसद नहीं है। सिर्फ ये मकसद है कि वो बता रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिके हो रहे हैं, मतलब वो कम हो रहे हैं, बस इतनी बात बता रहा है। लिहाजा नेगेटिव साइन लगाए ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेजर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई दैट डिके पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई जो डिके करते हैं किसी भी सर्टेन टाइम में, तो हम उसे यहाँ पर लेमडा से शो कर रहे हैं। लार्ज लेमडा फास्ट डिके, इसका मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा लेमडा की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही डिके ज्यादा होगी, फास्ट डिके होगी, जल्दी डिके होगी। क्यों? क्योंकि लेमडा की वैल्यू ज्यादा है। लेमडा किस बात को शो कर रहा है? फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई दैट डिके पर यूनिट टाइम। अब कितने टाइम के अंदर, मतलब एक सर्टेन टाइम के अंदर अगर न्यूक्लियाई ज्यादा डिके कर रहे हैं, इसका मतलब लेमडा की वैल्यू ज्यादा है, और जब लेमडा की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब डिके फास्ट हो रहा है। और अगर किसी सर्टेन टाइम में न्यूक्लियाई जो डिके हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, इसका मतलब लेमडा की वैल्यू कम है, और जब लेमडा की वैल्यू कम है इसका मतलब क्या हुआ कि स्लो डिके हो रहा है। क्लियर है बात? यस गुड हो गया। आगे बढ़ते हुए हमारे पास है एक्टिविटी। एक्टिविटी को ए से शो करते हैं। ये एक्टिविटी सेम टू सेम यही है, डीके कांस्टेंट की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। एक्टिविटी इज डिफाइंड एज, एक्टिविटी कैसे डिफाइन होती है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या डिसइंटीग्रेशन, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम। number of disintegration per unit time is called activity, is called एक्टिविटी। activity। गुड हो गया। इसकी मेरे ख्याल से डेफिनेशन बुक में भी शायद मौजूद होगी। जी सर। गुड हो गया। तो अब यहाँ पर देखें, हम अगर इस फार्मूले को देखें, ये ऊपर वाला जो फार्मूला है हमारे पास, सबर करें, ये वाला फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले में हम डेल एन डिवाइडेड बाय डेल टी की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं? ए पुट कर सकते हैं कि नहीं? यस। गुड हो गया। Yes. और इसी तरीके से हम ये भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें, ये एन जो है, एन, अगर मैं मिसाल के तौर पे ए की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, जैसा कि प्रीवियस मैंने आपको यहाँ पर, ये डेल एन डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू एन के बराबर है ना, तो यहाँ पर मैं ये पुटिंग कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ए इज इक्वल टू माइनस लेमडा, ये वाला, ये वाला, ये वाला,
अब ये जो है डेल एन डिवाइड बाय डेल टी है ना, ये वाली टर्म, ये देखें, जी सर। तो इसी टर्म की जगह पर मैं यहाँ पर एक्टिविटी भी तो पुट कर सकता हूँ, क्योंकि एक्टिविटी भी तो डेल एन डिवाइड बाय डेल टी के ही बराबर होती है। जी Yes. तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि a इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू एन। जी सर। क्यों? क्योंकि वो भी तो इसी के बराबर है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ रिलेशन विद डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट के साथ एक्टिविटी का रिलेशन कुछ यूं आएगा, और यहाँ पर रिलेशन अगर हम उसकी बात करें, इंटीग्रेशन की बात करें, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्टिविटी। तो ये भी कह सकते हैं। अब ये यूनिट होगा, वो यूनिट क्या होगा, मतलब एक्टिविटी को अगर हमने क्या करना है, मेजर करना है, तो हर चीज के एक यूनिट होता है जिससे मेजर किया जाता है। तो हमारे पास यूनिट जो है दो किस्म की यूनिट है। एक यूनिट हमारे पास है बैकवर्ड, और एक यूनिट हमारे पास है क्यूरी। तो बैकवर्ड और क्यूरी में फर्क क्या है, इस बात को देखें जरा। जो हमारे पास बैकवर्ड है, ये क्या है, वन बैकवर्ड जो होता है, ये बराबर होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। एक सेकंड में एक डिसइंटीग्रेशन हो, मींस के एक न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाए, मींस के वो क्या हो जाए, डीके हो जाए, तो हम कहेंगे ये 1 बैकवर्ड के बराबर है। किसके बराबर है? One backward के बराबर है। अगर मिसाल के तौर पे एक सेकंड में 30 डिसइंटीग्रेशन होते हैं, कितने, 30 डिसइंटीग्रेशन होते हैं एक सेकंड में, तो हम क्या कहेंगे, ये कितने बैकवर्ड है? 30 30 backward। बैकवर्ड है ना, 30 बैकवर्ड लोग हैं। एक सेकंड में 30 डिसइंटीग्रेशन हुए तो 30 बैकवर्ड लोग हैं। तो इसी तरीके से अब देखिए, ये छोटा यूनिट है, ये क्या है, छोटा यूनिट है, बहुत ही ज्यादा छोटा यूनिट है। यूनिट है। अब हमने बड़े यूनिट की तरफ आना है, तो हमारे पास है क्यूरी। क्यूरी हमारे पास बड़ा यूनिट है। कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट, ये हमारे पास क्या है, कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट, हम ज्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं। और एक क्यूरी किसके बराबर होता है, 3.70 मल्टीप्लाई बाय 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितने हमारे पास डिसइंटीग्रेशन होने चाहिए, 3.70 मल्टीप्लाई बाय 10 10 का मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू है। जब ये क्या हो, एक सेकंड में इतने डिसइंटीग्रेशन हो, इतने न्यूक्लियाई डिके कर जाएं, इतने न्यूक्लियस डिके कर जाएं, तो हम क्या कहेंगे, ये 1 क्यूरी के बराबर है। किसके बराबर है? 1 क्यूरी। गुड हो गया। अब इसी तरीके से 1 क्यूरी जो होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है फिर, 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 बैकवर्ल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बैकवर्ल तो होता है 1 डिके पर सेकंड, 1 डिके पर सेकंड। क्लियर है बात? यस। जी सर। गुड हो गया। तो ये 1 क्यूरी के बराबर है। और अगर आपने 1 बैकवर्ल मालूम करना है क्यूरी में, तो फिर क्या करेंगे, मुझे बताएं जल्दी जल्दी, कि अगर 1 बैकवर्ल मालूम करना, 10 की पावर 10 को डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड करवा देंगे कि 1 क्यूरी डिवाइडेड बाय 3.7, जो यहाँ पर ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। 0 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1 पीछे रह जाएगा, और बैकवर्ल तो पहले से पड़ा हुआ है, तो 1 बैकवर्ल की इतनी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात? यस सर। जी गुड हो गया। आगे हमारे पास है एक्सपोनेंशियल नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके जो है, ये एक्सपोनेंशियल नेचर की है, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब उसको क्या करना है, हमने बाकायदा तौर पर प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव करना है। गुड। अब उसके लिए हमारे पास सबसे पहले देखें, हमारे पास रिलेशन मौजूद है। रिलेशन हम देख चुके हैं कि हमारे पास एक्टिविटी जो होती है, वो बराबर होती है किसके, डी डेल एन ओवर डेल टी। ऐसी बात है। यस। गुड हो गया। इसी के साथ हमने इसको भी देख लिया कि हमारे पास डेल एन ओवर डेल टी जो होता है, वो तो बराबर होता है किसके, माइनस लेमडा इंटू एन के बराबर होता है। ऐसी बात है। यस। जी सर। अब हमने यहाँ पर सिंपली ये करना है कि डेल्टा जो होता है, डेल्टा वो भी चेंज होता है और डी भी चेंज होता है। तो डेल्टा जो है, वो उस चेंज को हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव की टर्म में लिखते हैं। किस टर्म में लिखते हैं? डेरिवेटिव की टर्म। हाँ, तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव डी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भी चेंज है और वो भी चेंज है। तो लिहाजा हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, डी लिख लिया। डी एन डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन। क्यों? क्योंकि हमने आगे डेरिवेटिव लेना है इनका। अब देखिए एन क्या है हमारे पास, एन हमारे पास है अनडिकेड न्यूक्लियाई। एन क्या है? अनडिके न्यूक्लियर। हाँ, अनडिकेड अनडिकेड न्यूक्लियाई, ऐसे न्यूक्लियाई जो अभी तक डिके नहीं हुए हैं, जो अभी तक डिके नहीं हुए हैं। और लेमडा हमारे पास क्या है, डिके कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हुए नेगेटिव साइन जो है, वो इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज इन
नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई विद टाइम। टाइम के साथ साथ जो हमारे पास अनडिकेड न्यूक्लियाई में जो डिक्रीज आ रहा है, कमी आएगी ना टाइम के साथ साथ। वो जो अनडिकेड न्यूक्लियाई अगर पहले 20 थे, अब 18 रह गए, अब 16 रह गए, अब 18 रह गए, अब 14 रह गए, 12 रह गए, 10 रह गए, 4 रह गए, 3 रह गए, कम हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो कम हो रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ उस कमी को शो कर रहा है। आगे बढ़ते हुए जी देखें, हमने क्या करना है, सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को हमने सेपरेट करना है। तो हमारे पास रिलेशन कुछ यूं था, मैं इसको सेम टू सेम ऊपर लिख देता हूं, dn ओवर dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा n, ऐसे था। यस हमने क्या करना है, इसी को सेम टू सेम देखें, यहां पर हमने ये n को उधर डिवाइड में लेके जाना है और ये dt को उधर मल्टीप्लाई में लेके आना है। तो dn ऐसे हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस लेमडा, और dt उधर चला जाएगा तो dt यहां पर आ जाएगा। ऐसी बात है ना? यस क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर d जो है ना, d जिसके साथ होगा वो वेरिएबल होगा, d जिसके साथ होगा वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा वेरिएबल क्वांटिटी का लिया जाता है, कांस्टेंट का नहीं लिया जाता। क्लियर है बात? यस हाँ, जो टर्म भी वेरिएबल होगी उसका डेरिवेटिव लिया जाता है, उसके साथ डी होता है। तो देखिए n जो है हमारे पास क्या है, डिसइंटीग्रेट, हम कह रहे हैं अनडिकेड न्यूक्लियाई है, और वो अनडिकेड न्यूक्लियाई वेरी कर रहे हैं ना, चेंज आ रहा है उनमें, उनकी तादाद में चेंज आ रहा है, उनकी तादाद में चेंज आ रहा है, तो लिहाजा हम कहेंगे ये वेरिएबल है। इसी के साथ टाइम भी तो चेंज हो रहा है, तो वो भी वेरिएबल क्वांटिटी है। तो हमने वेरिएबल्स को अलग अलग कर दिया, डेल dn को अलग कर दिया, dt को अलग कर दिया। क्लियर है बात? यस यस गुड हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर जब अलग कर लिया ना, ये हमारे पास ये रिलेशन कुछ यूं आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों साइडों से इंटीग्रेशन लेना है। क्या लेना है? इंटीग्रेशन लेना इंटीग्रेशन लेना है। अब इंटीग्रेशन जो होता है वो हम हमेशा जो है ना वो चेंज का ही लेते हैं, कि जब कोई भी क्वांटिटी होती है वो जो है ना जब चेंज हो रही होती है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ताकि हम आसानी के लिए, ताकि हमारा काम जो है वो लंबा चौड़ा काम जो है वो आसान हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। हमने क्या कर लेना है यहाँ पर, ये डी एन ओवर एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा डी टी। हमने इस साइड पे भी इंटीग्रेशन ले लेना है ये, और इस साइड पे भी इंटीग्रेशन ले लेना है ये। अब इंटीग्रेशन का जो रूल होता है वो रूल ये होता है कि हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, क्या होती हैं? कांस्टेंट वैल्यूज। कौन सी? कांस्टेंट वैल्यूज उसका इंटीग्रेशन नहीं लिया जाता, उसका इंटीग्रेशन नहीं लिया जाता, क्योंकि इंटीग्रेशन है ही चेंज के लिए। इंटीग्रेशन किसके लिए है? चेंज के लिए। चेंज के लिए। लिहाजा कांस्टेंट वैल्यू को तो बिल्कुल बाहर ही निकाल दो। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो कुछ यूं होता है कि एक तो ये रूल आप याद रखें कि डी एन ओवर एन। अब देखें हमारे पास जो डी एन है, डी एन क्या है? चेंज इन एन, चेंज इन एन डिवाइडेड बाय एन। कहने का मतलब ये कि चेंज इन डिकेड न्यूक्लियाई, जो हमारे अनडिकेड न्यूक्लियाई, चेंज इन अनडिकेड न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय अनडिकेड न्यूक्लियाई। तो इसके रिस्पेक्ट टू ये चेंज हो रहा है और इसका इंटीग्रेशन लिया जा रहा है, सेम क्वांटिटी है और इसका इंटीग्रेशन लिया जा रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, एल एन, नेचुरल लॉग ऑफ एन से शो करते हैं। ये हमारे पास, बस इसको आप रटें जो कुछ कहें, तो हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली डी एन डिवाइडेड बाय एन जो होता है, इसका इंटीग्रेशन हमेशा नेचुरल लॉग ऑफ एन होता है। ये जो है ना आपने मैथमेटिक्स मेरे ख्याल से शायद पढ़ा हो, अगर आपकी मैथमेटिक्स है तो। नहीं है। गुड हो गया। तो आपने बस फिर इस बात को रटना है ताकि आप मैथमेटिक्स से बचे रहे, वरना फिर आपको इंटीग्रेशन के सारे रूल्स पढ़ाने पड़ेंगे और वो काफी लेंथी हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है। गुड हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मैं इसको जरा साइड पे लिख देता हूं, जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि ऊपर जो डी एन मतलब एन वेरी कर रहा है और विद रिस्पेक्ट टू एन ही वेरी कर रहा है, और साथ ही में इंटीग्रेशन भी उसी का लिया जा रहा है, तो ये बराबर होगा एल एन ऑफ एन। बस सिंपली एल एन मतलब नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग ऑफ एन के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू, अब मैंने आपको कहा कि कांस्टेंट जो होते हैं उसको बाहर निकाल लिया जाए, तो कांस्टेंट को जब बाहर निकालेंगे तो मेरे ख्याल से ये माइनस और लेमडा ये बाहर निकल आएंगे ना, जी सर। क्योंकि लेमडा जो है वो कांस्टेंट है, और अंदर क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन में dt रह जाएगा। क्या रह जाएगा? dt।
dt रह जाएगा। अब इसका जो है ना बाकायदा तौर पे क्या रूल होता है कि ln इंटू एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जिस चीज का इंटीग्रेशन लिया जाता है अगर वो सिंपली मतलब dt ही है सिर्फ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास dt के साथ एक वन ही पड़ा हुआ है, बस बाकी कुछ भी नहीं है, तो उसका जो इंटीग्रेशन आता है वो हमारे पास वन आता है, वो t आता है। क्या आता है? टी आता है। t, सिर्फ t ही हमारे पास का इंटीग्रेशन आएगा। इसी के साथ हम एक कांस्टेंट भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। और ये इंटीग्रेशन के रूल्स में आता है, और रूल्स को हमने ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, ये इंटीग्रेशन के रूल्स में आता है। अगर आपको चाहिए रूल्स को मतलब डिस्कस करना तो भी मसला नहीं है, वो भी मैं आपको करा दूंगा, लेकिन ये है कि उसको पढ़ने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि ये एक ही जगह पर यहाँ पर इस्तेमाल होगा, फिर बाकी भी इस्तेमाल होना नहीं है, लिहाजा इतने झकने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास ये रिलेशन आ गया, ln ऑफ n या नेचर लॉग ऑफ n इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस कांस्टेंट, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस रिलेशन को हमने कोई नाम दे देना है, हो सकता है यहाँ पर नाम दिया भी हुआ हो, नहीं दिया इन्होंने, हम यहाँ पर खैर खुद नाम दे देते हैं। ये हमारे पास जो रिलेशन आया इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। क्या नाम दे देते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब उसके बाद देखें, अगर हमने मिसाल के तौर पे इसके लिए एक्सपोनेंशियल फार्मूला मतलब हमने फाइंड आउट करना हो कि कोई भी हमारे पास ऐसा रिलेशन हो जिसमें हमें नजर आए वाज़े तौर पर कि डीके ऑफ न्यूक्लियस जो है वो एक्सपोनेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके लिए हम कैसे इस फार्मूले को डिराइव करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है, लेट सपोज करना है, सपोज ये करना है कि जब हमारे पास टाइम जीरो था, जब हमारे पास टाइम जीरो था उस वक्त जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो तो टोटल नंबर एन नॉट के बराबर थे ना, टोटल न्यूक्लियाई थे, टोटल न्यूक्लियाई मतलब कोई डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि टाइम ही जीरो है, अभी स्टार्ट हो रहा है डीके, ऐसी बात है ना। यस। तो मैं अगर इसी रिलेशन के अंदर, ये वाला रिलेशन जो है इसी के अंदर मैं टाइम की जगह पर क्या पुट कर दूं, जीरो पुट कर दूं, तो मुझे बताएं कि ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म ये सारी की सारी जीरो नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो हमारे पास हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एन, नेचुरल लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो प्लस कांस्टेंट, ऐसे हो जाएगा ना? यस। गुड, तो इससे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे हो जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर है, नेचुरल लॉग ऑफ एन के बराबर है। कब? जब हमारे पास टाइम जीरो था। यहां तक बात क्लियर है? जी। यस। तो मैं कांस्टेंट की जगह पर एल एन या नेचर लॉग ऑफ एन पुट कर सकता हूं, यहां पर ये देखें, इस जगह पर कांस्टेंट की जगह पर नेचर लॉग ऑफ एन पुट कर सकता हूं। यस। तो हमारे पास हो जाएगा नेचर लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी, इक्वेशन 1 की बात की जा रही है, इक्वेशन 1 को दोबारा मैं लिख रहा हूं, माइनस लेमडा टी प्लस, और कांस्टेंट की जगह पर मैंने क्या लिखना है, नेचर लॉग ऑफ एन लिखना है, तो ये हो जाएगा नेचर लॉग ऑफ एन, ऐसी बात है। यस। अब मुझे बताएं कि अगर ये नेचर लॉग ऑफ एन यहाँ पर प्लस का है, उधर आएगा तो किस इसका हो जाएगा? माइनस। तो ये नेचर लॉग ऑफ एन माइनस नेचर लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। अच्छा एक बात, सॉरी मैं भूल गया कि यहाँ पर टी जो है वो जीरो था ना, उस वक्त एन किसके बराबर था, एन नॉट के बराबर था ना, यस। तो मैं एन की जगह पर एन नॉट पुट करूंगा, ऐसी बात नहीं है? ऐसा है ना, मैं एन की जगह, जब टी की जगह जीरो पुट किया है तो एन की जगह एन नॉट ही पुट करना पड़ेगा ना। यस। तो यहाँ पर एन नॉट पुट करेंगे, यहाँ पर एन नॉट, और यहाँ पर भी एन नॉट, और यहाँ पर भी एन नॉट, क्लियर है? यस। अब लॉग का रूल है, लॉग का रूल है कि अगर मिसाल के तौर पे लॉग हमारे पास ऐसा हो कि लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी हो, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, लॉग एक लिख लेंगे कॉमन और ए डिवाइडेड बाय बी कर देंगे। ऐसा रूल आपने पढ़ा था ना मेरे ख्याल से 10th में। माइनस को डिवाइड करेंगे। हाँ, माइनस वाले को, अगर दो टर्म्स आपस में दोनों लॉग वाली हैं और दोनों क्या हो रही है, माइनस सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो हम उनको डिवाइड में लेके आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ln एक ले लेंगे, और यहाँ पर जो ये हमारे पास n माइनस एन जो है ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाय n नॉट हो जाएगा, मतलब डिवाइड में आ जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस लेमडा
टी। क्लियर है बात? जी yes, अब इसके लिए हमारे पास एक और भी हमारे पास होता है कि नेचुरल लॉग को अगर हमने खत्म करना हो किसी भी साइड से, उसके लिए हम एक्सपोनेंशियल लेते थे। ये बात आपको याद है? नहीं याद मेरे ख्याल से। नहीं यार। तो अब देखिए, नेचुरल लॉग को जब भी हमने खत्म करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल लेते हैं दोनों साइडों पे। एक्सपोनेंशियल ई से शो होता है, तो हमने क्या कर लेना है, दोनों साइडों पे टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन। both एंटी लॉग sides. एक ही बात है ना? नहीं, वो वाला लॉग वो LOG लॉग है। अच्छा अच्छा। ये हमारे पास नेचुरल लॉग है, उसमें और इसमें फर्क है। ओके। गुड हो गया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ln के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लेना है। तो एक्सपोनेंशियल जब लेंगे हम, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये कैलकुलेशन को आगे ले जाने लगा हूँ, खैर है, फिर बाद में इनको हम पढ़ लेंगे। इंट्रोडक्शन जो है ये हमारे पास नया आता है, तो हम इसको फिर बाद में खैर है पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। बल्कि यही है, पढ़ना आज ही है इसको, इसको भी इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि जगह नहीं है मेरे पास। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली दोनों साइडों पे एक्सपोनेंशियल लेना है। तो मैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल जब लूंगा तो ln खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या, n डिवाइड बाय n नॉट बच जाएगा सिर्फ, इज इक्वल टू। और यहाँ पर जब एक्सपोनेंशियल लिया तो एक्सपोनेंशियल जब दूसरी साइड पे लेंगे तो एक बात याद है कि जब एक्सपोनेंशियल लिया जाता है तो जो वैल्यू पड़ी होती है वो पावर में चली जाती है, जो वैल्यू पड़ी होती है वो कहाँ चली जाती है, Power में. पावर हाँ। में। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल से ln कैंसिल हो जाता है एक्सपोनेंशियल की वजह से, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो पावर में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ln मौजूद नहीं है, कोई नेचुरल लॉग मौजूद नहीं है। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाएगा, माइनस लेमडा इंटू टी था क्या था, हाँ माइनस लेमडा इंटू टी, ये हमारे पास पावर में आ गया। तो ये हमारे पास रिलेशन आया, एक्सपोनेंशियल रिलेशन आया। कौन सा आया? Exponential अब relation. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखें कि n और ये n नॉट उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा टी, ऐसे लिख सकता हूं ना। जी ये हमारे पास रिलेशन आया। ये रिलेशन क्या है जी, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, या एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिप्शन है किसकी, डिके की, न्यूक्लियर डिके की, या न्यूक्लियस डिके ऑफ न्यूक्लियस की, या हम कह लें कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की डिके की एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिप्शन है कि वाकई जो है ना एक्सपोनेंशियली क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होता है कोई भी एलिमेंट या कोई भी सैंपल। क्लियर बात? यस। अब अगर हमने मालूम करना हो रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ, डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ के दरमियान में अगर हमने रिलेशन मालूम करना है तो उसके लिए भी हमने क्या करना होगा, मजीद कुछ काम करना होगा। उसमें सबसे पहली बात ये कि अगर मिसाल के तौर पे मैं कह लूं कि पहली हाफ लाइफ गुजर चुकी, पहली हाफ लाइफ का मतलब है कि T1/2 गुजर चुका, T1/2 गुजर चुका, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होते हैं वो तो होते हैं n नॉट, और उसको क्या कर दो, 2 पे डिवाइड कर दो, तो पहली हाफ लाइफ गुजर जाएगी। ऐसी बात है ना, Yes. जी एन नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो पहली हाफ लाइफ गुजर गई। तो मुझे बताएं कि अगर मैं मिसाल के तौर पे कह लूं कि पहली हाफ लाइफ गुजरने पर हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रह जाएंगे वो बराबर होंगे किसके, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाई 2 के। ऐसी बात है कि नहीं? ऐसा ही है. और ये n जो है, ये n, ये तो हमारे पास वो n है जो रह गए हैं, और वो n किसके बराबर है, वो तो इंटू एन नॉट इंटू ई पावर माइनस लेमडा इंटू टी के बराबर नहीं है। है बराबर. गुड हो गया। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूं जैसा कि यहाँ पर लिखाया गया है। अब यहाँ पर ये जो स्मॉल टी है, उस स्मॉल टी की जगह पर हमने क्या करना है, उस स्मॉल टी की जगह पर हमने T1/2 सिर्फ लिखना है। क्यों? क्योंकि पहली हाफ लाइफ गुजर गई है, लिहाजा T1/2 हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है बात? Yes. माशाल्लाह। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल कर देना है, और मैं यहाँ पर जो है ना बड़ी ही मुश्किल से हाफ लाइफ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऊपर से सर जो है वो क्या कर रहे हैं, बिरयानी मुझे जो है ना वो सुंघा रहे हैं दूर से, जो है ना स्मेल, खुशबू उसकी जो है, स्मेल तो नहीं कह सकता, खैर खुशबू जो है वो उससे मुझे क्या कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं, डेविएट कर मेरी नीयत में खोट डाल रहे हैं कि जल्दी आए जल्दी आए। तो लिहाजा नहीं सर जी, मैं पूरा करके आऊंगा। खैर अगरचे जो है ना मेरे मुंह में पानी आ गया है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहां से 1/2 बच जाएगा, इधर से क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वाली टर्म e टू द पावर माइनस लेमडा इंटू T1/2, T1/2 का मतलब हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली एक काम करना है,
अब देखिए कोई भी अगर वैल्यू होती है और उसकी पावर नेगेटिव होती है, उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है? जल्दी बताएं, नहीं है पता तो जल्दी बताएं। सर आपने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर कोई भी वैल्यू है, उसकी पावर जो है वो माइनस में है, तो उसको प्लस में कैसे ले करेंगे? उसको रिवर्स कर लेंगे। और रिवर्स से लेकर मुराद उसको नीचे लेके आएंगे, 1/2, 1 के नीचे लेके आएंगे, ऐसी बात है। यस सर। तो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 1/2 वैसे का वैसे पड़ा हुआ, और मैं इसको ई की जो पावर है उसको पॉजिटिव करना चाहता हूँ, एक्सपोनेंशियल की पावर को पॉजिटिव करना चाहता हूँ, तो 1/e⁻ लैम्डा इंटू टी 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ। जी। यस। अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ई को इसको एक्सपोनेंशियल को उधर मल्टीप्लाई कर देना है और 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्सपोनेंशियल जब उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा e⁻ लैम्डा टी 1/2 इज इक्वल टू 2। ऐसे नहीं हो जाएगा? ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। अब मुझे बताएं एक बात बताएं, सिर्फ एक बात बताएं कि जब हमने एक्सपोनेंशियल लाया था, ये देखें यहां पर, ये एलन को खत्म करने के लिए, नेचुरल लॉग को खत्म करने के लिए, मैं डिफरेंट पेन से शो कर दूं, नेचुरल लॉग को खत्म करने के लिए हमने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल लाया था ना। यस। जी। एक्सपोनेंशियल हमने मल्टीप्लाई किया था। अब अगर एक्सपोनेंशियल को खत्म करना है तो फिर किसको लाना पड़ेगा? नेचुरल लोग। हाँ, तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहां पर भी आप क्या कर लो, ये हमने यहां पर लिया हुआ है ना, अब क्या कर ले हम, इधर भी एलन ले लें, ln of 2 is equal to ln of e⁻ lambda t 1/2। तो ln से एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ln of 2 is equal to, और जो के पावर थी वो तो अब नीचे आ जाएगी, क्यों, नीचे से हमारी क्या है, बुनियाद ही उखड़ गई है, एक्सपोनेंशियल ही चला गया है, तो लिहाजा लैम्डा नीचे आ जाएगा, लैम्डा t 1/2 ऐसे हो जाएगा ना। यस। अब जो हमारे पास लॉग होता है ln2 मतलब नेचर लॉग ऑफ 2, वो बराबर होता है हमारे पास किसके, 0.693 के बराबर होता है, 0.69। 3 के बराबर होता है। गुड हो गया। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर मैं t/2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये लैम्डा जो है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा t 1/2 इज इक्वल टू ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ऐसे हो जाएगा ना। यस। और ln ऑफ 2 की वैल्यू तो हमने निकाल रखी ये वाली, तो हमने ln ऑफ 2 की वैल्यू ये पुट कर दी सिंपली, हमारे पास आ गया t 1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। क्लियर है बात? जी। यस। अब ये जो हमारे पास रिलेशन है, ये किस बात को शो कर रहा है, ये हाफ लाइफ और हमारे पास डिके कांस्टेंट, इन दोनों के दरमियान में रिलेशन को शो कर रहा है, हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट के दरमियान में रिलेशन को शो कर रहा है ये रिलेशन, ये जो हमारे पास आया फाइनल रिलेशन, ये किन दो क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन शो कर रहा है, हाफ लाइफ और हाफ लाइफ और और डिके डिके कांस्टेंट। कांस्टेंट। गुड, माशाल्लाह। अब यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेशन में इंटरप्रिटेशन क्या है जी, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिके कांस्टेंट, वो तो हमें नजर आ रहा है कि t 1/2 जो है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिके कांस्टेंट के। अब इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट कौन सा लगाएंगे, बताएं जल्दी जल्दी, जल्दी बताएं, कांस्टेंट कौन सा लगाएंगे, ये कांस्टेंट की मैंने जगह छोड़ी है, कांस्टेंट कौन सा लगाएंगे, जल्दी करें, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। तो बताएं ना, हाफ लाइफ ये यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा लगाएंगे? यही कांस्टेंट लगाएंगे ना जी, 0.693 ही लगाएंगे ना, जहां से लिया है वही लगाएंगे। अच्छा। ये कांस्टेंट नहीं है वैल्यू, 0.693 कांस्टेंट ही तो है, हमने यहीं से तो ही ये बनाया है, तो लिहाजा यही दोबारा लगाएंगे। कहने का मतलब ये कि मैंने ये सिंपल ऐसे ही फजूल में आपको बताया, क्योंकि हमने लिया ही यहीं से था, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट कौन सा लगाएंगे, वो यही वाला दोबारा लगाएंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि यहीं से हमने लिया है। तो आगे बढ़ते हुए, अब यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पहली बात ये देखें, हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिके कांस्टेंट के। अब देखें अगर डिके कांस्टेंट लार्जर है तो शॉर्टर हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ जो होगी वो कम होगी, डिके कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू ज्यादा तो हाफ लाइफ की वैल्यू कम,
और अगर डीके कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू कम तो हाफ लाइफ ज्यादा। ज्यादा। तो यही बातें यहाँ पर की जा रही हैं, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो समझ में आ गई बात। स्लो डिकेइंग सब्सटेंस इमिट लेस रेडिएशन पर यूनिट टाइम। जितने भी हमारे पास डिकेइंग सब्सटेंस है जो स्लो है, तो उनकी जो है ना हमारे पास रेडिएशन होगी वो पर यूनिट टाइम बहुत ज्यादा कम होगी। क्लियर है बात? यस। जी सर। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारे पास है न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर है बात? जी यस। सर। बहुत है आज का कि मजीद जो है ना पढ़ाऊं? नहीं नहीं नहीं, बस नहीं बस वो नहीं पढ़ नहीं लिया। नहीं 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 नहीं, बहुत है, हजम नहीं होगा है ना। जी सर। हाँ, फिर कोक वाली बोतल पीनी पड़ेगी। ये मैविश को तो मैं कल केमिस्ट्री में सीधा करूंगा, वो चैप्टर 15 पूरा करके। सही है मैविश? सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेंटली फिजिकली रेडी होके आना। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह। उस्ताद दे मैं कहूँ सर आपने किला